अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल स्टूडेंट के से लेकर जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए डिमांडेबल है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। अब सबसे पहले जो हमारे बिगनर्स होंगे उनको ये नहीं पता होगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, तो मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो मुझे किसी को कहना है शी इज ब्यूटीफुल, तो मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया, इसका मतलब है वह सुंदर है। अब मैं इसको फिगरेटिव लैंग्वेज में कैसे बोल सकती हूँ? जैसे मैं कहूँ शी इज लाइक अ मून, वह चांद की तरह है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्या हुआ है, ऑर्नामेंट का यूज किया गया है, यानी इसको थोड़ा और सुंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री में यूज होने वाला एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम अपनी बात को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। He fought bravely. He fought bravely. इसका मतलब क्या है? वो बहादुरी से लड़ा। तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ He fought like a lion, तो एक फिगरेटिव बात है। बात मैंने वही कही है कि वो बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन मैंने शब्द का क्या यूज किया, वह शेर की तरह लड़ा। तो इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना। ये है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से मेन फिगर ऑफ स्पीच हमें जो है वो पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक लिखते हैं। SHAMPO और O क्या बन गया? शैम्पू। शैम्पू हम डेली यूज करते ही हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो स्कूल लेवल तक एकदम कवर हो जाएगी, इससे बाहर तो कुछ जाता ही नहीं। और कॉम्पिटिटिव जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कॉमन है। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं S4 क्या होता है। S4 होता है हमारा सिमिली। अब एक एक करके हम इनके डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, आज तक आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। H से होता है हाइपरबोल, A से होता है एलिट्रेशन, और एक और होता है अपोस्ट्रोफी। M4 मेटाफर, P4 पर्सनिफिकेशन, O4 ऑक्सीमोरॉन और O4 ओनोमेटोपोइया। आप जानते होंगे स्कूल लेवल पर इनके डेफिनेशन लिखने के लिए भी आता है और इनके एग्जाम्पल लिखने के लिए भी आता है। और कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में चलते हैं तो एक लाइन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम दोनों इसके जो एस्पेक्ट है वो कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए तो देखते हैं हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिमिली और मेटाफर, दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कैसे ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और कैसे कैसे ये दोनों इन दोनों के अलग रूप हैं, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिमिली क्या होता है। तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। जब भी हमें नॉर्मल कोई भी डेफिनेशन लिखनी होती है स्कूल लेवल पर, तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, पहले उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख दो, फिर लिख दो इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इससे आपकी जो डेफिनेशन है वो और खूबसूरत लगती है। जैसे सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मेड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। कंपैरिजन यानी तुलना कराते हैं, किसके बीच में, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या मतलब है इसका। मतलब ये है जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब इस मार्कर की तुलना मैं कभी भी इसके जैसे ऑब्जेक्ट से नहीं करा सकती, यानी मार्कर की तुलना मैं मार्कर से नहीं करा सकती। ह्यूमन बीइंग की तुलना ह्यूमन बीइंग से नहीं होगी, यानी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था, ही फॉट लाइक अ लॉयन, तो
ही क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और लॉयन क्या होता है, एनिमल होता है। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। तो आप ध्यान रखना इन दोनों में ही, सिमिली में भी क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं। और एक खास बात और है, जो कंपैरिजन वर्ड्स होता है, सबसे पहला एज जैसा, लाइक जैसा, सो जैसा। तो ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो एक ट्रिक के रूप में यूज होता है सिमिली। अगर आपको सिमिली पहचानना है तो 100% उनमें ये वर्ड जरूर होंगे, तो ही वो सिमिली है, अदरवाइज वो सिमिली नहीं है। तो कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक, सो आर यूज्ड। ठीक है, सिमिली की डेफिनेशन समझ में आ गई। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मेड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन वर्ड एज, सो, लाइक आर यूज्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं बोल दूं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। अब मैंने क्या करा, जीवन को कंपेयर किया है ड्रीम से। ठीक है, लाइफ जो होता है वो अलग ऑब्जेक्ट है, जीवन अलग ऑब्जेक्ट है, और ड्रीम यानी जो हमारे सपने होते हैं वो अलग ऑब्जेक्ट होता है। तो दोनों को मैंने कंपेयर किससे किया, लाइफ से। यानी मैंने क्या कह दिया, जो जीवन है वो एक सपने की तरह है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ, लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। लाइक का यूज करना, लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। अब इस सेंटेंस के क्या मीनिंग है, जो जीवन है वो एक गुलाब के बिस्तर की तरह नहीं है। यानी जो जीवन है हमेशा उसमें खुशियां नहीं रहती हैं। तो हमने यहाँ पे लाइफ की तुलना कराई है रोजेस से, और एक एग्जांपल मैं पहले ही करा चुकी थी। अब एक और बताती हूँ। शी इज एज क्यूट एज टेडी बियर। वह उतनी सुंदर है, उतनी क्यूट है जितना कि एक टेडी बियर होता है। तो इसमें मैंने क्या यूज किया, एज का यूज किया। यहाँ क्या यूज किया, लाइक। तो ये कौन से है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें है सिमिली। सही बात है, आप उसको क्या करो, नोट डाउन करो। फिर हम चलते हैं मेटाफर और फिर देखते हैं ये मेटाफर जो है वो सिमिली से कैसे अलग है। तो हमने देख लिया सिमिली। अब ये आपके सामने सिमिली की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब देखो मैं कैसे सिमिली को कन्वर्ट कर देती हूँ मेटाफर में। तो आपको एक डेफिनेशन याद करनी है और एक याद करते ही दूसरी एकदम तैयार। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ सिमिली की जगह तो मेटाफर आपको लिखना है, क्योंकि अब आप मेटाफर की डेफिनेशन लिख रहे हो। मेटाफर, यहाँ पर भी सिमिली हटा के आपको मेटाफर लिखना है। ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी लिख सकता है। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मेड कंपैरिजन, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक कोई चेंजेस होंगे ही नहीं। कंपैरिजन वर्ड्स एज, लाइक, सो आर इसमें होता है यूज, इसमें नॉट यूज्ड। बन गई मेटाफर की डेफिनेशन। क्या चेंज किया हमने इसमें, कुछ भी तो नहीं। सिमिली की जगह मेटाफर रख दिया, क्योंकि मेटाफर की डेफिनेशन लिख लो, और बाकी सब कुछ सेम है। बस आपको क्या लिखना है, इसमें इन वर्ड्स का, कंपैरिजन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। समझ में आया, खाना इजी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल क्या लिखा था, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। हमने लिखा था सिमिली में, क्या लिखा था, हमने सिमिली में लिखा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब मेटाफर यही के यही बना सकते हैं, कैसे, हटा दो। पहले आप उसको तरह कह रहे थे, अब क्या कहोगे, नहीं ये सपने की तरह नहीं है, जीवन एक सपना ही है। ठीक है, अब आपको कोई शक नहीं है, आप पहले कंपैरिजन कर रहे थे, अब आप ऐसे कंपेयर करोगे, उसको कंफर्म बता ही दोगे कि हाँ ये वही है। अब जैसे एक और हमने एग्जांपल लिखा था, मान लो ये है, शी इज लाइक अ मून। तो इस सेंटेंस में क्या है, सिमिली है क्योंकि इसमें लाइक लिखा हुआ। अगर मैं इस लाइक को हटा दूं तो पहले बना था वह मून की तरह है, वह चंद्रमा की तरह है, खूबसूरत है। लेकिन अब मैं क्या लिख रही हूँ, वह चंद्रमा ही है, शी इज अ मून। ठीक है, शी इज अ मून। अब एक और हमने लिखा था, लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस।
तो मेटाफर बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ वेरी गुड, समझ गए। क्या करोगे? लाइक हटा दोगे। पहले क्या मतलब था? जो जीवन है वो गुलाबों का बिस्तर नहीं है। अब आप क्या कहोगे? गुलाबों का बिस्तर के जैसा नहीं है। अब आप क्या कहोगे? जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है। कंपेयर तो हमने किया है जीवन को गुलाबों के बिस्तर से, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बीच में जो गैप है वो आप फिल कर सकते हैं पास पास लिख के। मैंने आपको बस यही बताया है सिमिली से आप मेटाफर कैसे बना सकते हैं। आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अभी तक आपने क्या सीखा। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सिंड्रेलास स्लीपर्स एज शाइनिंग एज द सन। जो सिंड्रेला की स्लीपर्स हैं आर एज, वो शाइनिंग है सन की तरह। देखो आप क्या पहचानते हो? सोचो सोचो। हाँ हाँ, सही बताया बिल्कुल। ये क्या है? सिमिली। कैसे पहचाना? इसमें एज और एज है। अगला देखते हैं। द स्नो इज व्हाइट ब्लैंकेट। जो स्नो है वो व्हाइट ब्लैंकेट है। हाँ सही। ये क्या है? मेटाफर। क्यों मेटाफर है? क्योंकि इसमें कोई भी कंपैरिजन वर्ड नहीं है। आगे देखो। यू आर एज ब्यूटीफुल एज द मून। ट्राई करिए। बिल्कुल सही। सिमिली कैसे पता चला? इसमें भी एज और एज है, कंपैरिजन वर्ड है। द कंप्यूटर्स एट स्कूल आर ओल्ड डायनासोर्स। जो कंप्यूटर है स्कूल में वो पुराने या बूढ़े डायनासोर्स की तरह है। तो इसमें बताओ क्या है? यस वेरी गुड, मेटाफर। ये तो हलवा है, अब तो कुछ करना ही नहीं इसमें। यू आर लाइक अ स्वीट कॉर्न। तुम एक स्वीट कॉर्न की तरह हो। बताओ। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए हो। ठीक है, अब चलते हैं सिमिली मेटाफर को तो हमने धुआं कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी फिगर ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है पर्सनिफिकेशन। इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है पर्सन। पर्सन यानी व्यक्ति। अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो इसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण। पहले इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैंने बनाई है। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सेम वही डायलॉग जो भी हमने पीछे किया था, इन विच यहाँ तक हर एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन एकदम सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा? उनका नेम। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें क्या करता है? जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं होती, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और हमारे विचार जिनका कोई रूप नहीं होता, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं, यानी उनको हम ऐसे मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एज लिविंग बीइंग कि उनके अंदर जान है। यानी नॉन लिविंग को और अपने आइडियाज को लिविंग थिंग की तरह प्रेजेंट करना, यही हमारा पर्सनिफिकेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब ये एक सेंटेंस है। एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है वो सबसे अच्छा टीचर। अब इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है वो है टीचर। अब मुझे एक बात बताओ, टीचर लिविंग होता है कि नॉन लिविंग? हाँ, टीचर तो लिविंग होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? हमारा आइडिया है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस को हमने क्या कह दिया? वो सबसे अच्छा टीचर है। यानी नॉन लिविंग को हमने क्या बना दिया? लिविंग बना दिया। हमने कंपेयर नहीं किया, हमने उसको बना दिया है नॉन लिविंग को लिविंग। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इनमें हमने यूज किया है पर्सनिफिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइन हैज नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते। अब झूठ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है एक। ठीक है, अब इसके पैर नहीं होते, तो क्या पैर होते हैं इसके? पैर किसके होते हैं? लिविंग बीइंग के होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे झूठ के बारे में कहा है, किसके पैर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी आपका हो गया पर्सनिफिकेशन। एक और देख लेते हैं जल्दी से, मैं बता ही देती हूँ ऐसे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट एट वंस। यानी जो सौभाग्य होता है वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन एक बार। अब मुझे एक बात बताओ, दरवाजा खटखटाने का काम कौन करता है? लिविंग बीइंग करते हैं। और लेकिन हम यहाँ किससे दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी यानी सौभाग्य। तो सौभाग्य क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और उससे हम कह रहे हैं कि जो सौभाग्य होता है वो दरवाजा खटखटाता तो है लेकिन बस एक बार। तो हम यहाँ पे नॉन लिविंग से लिविंग थिंग का काम करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? पर्सनिफिकेशन। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच।
यहाँ पर भी देखते हैं ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में क्या फर्क होता है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब बुक उठाते हैं तो उसमें डेफिनेशन देखते हैं, भारी भरकम वर्ड लिखे होते हैं और दोनों बिल्कुल एकदम सेम लगती हैं, तो उसका फर्क क्या होता है वो आज मैं आपको बताऊंगी। दोनों का मतलब होता है विरोधाभास, यानी जब हमें कोई अपोजिट फीलिंग दिखानी हो तो उसमें हम यूज करते हैं ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस का। स्कूल लेवल पर ये ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं तो ये दोनों ही आते हैं और काफ़ी इनमें कंफ्यूज बच्चे होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन की बात करते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सेम वही लाइन जो अभी हमने लिखी थी, इन विच, यहाँ तक एकदम रिपीट कर लें। उसके बाद देखो ध्यान से, टू अपोजिट वर्ड्स, इसमें दो अपोजिट वर्ड यानी जो विपरीत शब्द होते हैं वो पुट टुगेदर, वो एक साथ रखे जाते हैं। जैसे एक शब्द यहाँ हो गया और जस्ट उसके नियर में बिसाइड में दूसरा हम वर्ड रखते हैं इन ए सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस देखो, लव इज बिटरली स्वीट। एक और सेंटेंस लिखती हूँ, पहले देख लेता है। लव इज बिटरली स्वीट, यानी जो लव होता है वो कड़वा, स्वीट मीठा होता है। क्या आपने सेंटेंस सुना होगा? इसमें क्या होता है, जो प्यार होता है उसमें थोड़ी कड़वाहट भी होती है और थोड़ा सा मीठापन भी होता है। ठीक है, तो ये बिटर का अलग मीनिंग है और स्वीट इसके बिल्कुल एकदम अपोजिट है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ रखे गए हैं। ठीक है, एक और देखते हैं जो बहुत ही कॉमन है। इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये क्या है? ओपन सीक्रेट है, यानी खुला हुआ रहस्य। अगर वो खुला है तो वो रहस्य कैसा, लेकिन अगर वो रहस्य है तो वो खुला कैसे हो सकता है? लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब सीक्रेट खुल जाते हैं तो हम कहते हैं ओपन सीक्रेट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो देखो एक ही सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक था, तो दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे हुए हैं। ठीक, और ये भी एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक था, दो अपोजिट वर्ड बिल्कुल एक साथ रखे हुए हैं। एक और सेंटेंस है जो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, यू आर रेगुलरली इररेगुलर, यानी तुम रोज की रोज क्या हो? इररेगुलर हो, तुम आते ही नहीं हो। तो यहाँ पे भी रेगुलरली और इररेगुलर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी एक साथ आपको एक ही सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। ये होता है ऑक्सीमोरॉन। तो अब आप कहोगे एंटीथेसिस भी तो यही होता है? नहीं, अब तक जो भी आपने पढ़ा है शायद वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो देख लेते हैं एक बार। एंटीथेसिस क्या होता है? सेम वही चीज, एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, वहां तक एकदम सेम है सारी फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या है, इसमें थे टू अपोजिट वर्ड्स, इसमें टू अपोजिट आइडियाज होते हैं, यानी दो अलग अलग विचार होते हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। जो विचार है वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक साथ ही रखे हो, वो जो आपके थॉट्स होते हैं वो अलग अलग टुकड़ों में होते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस जब पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि पूरे सेंटेंस में कुछ विरोधी वाली बात हो रही है। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं बिल्कुल एकदम साथ में रखे हुए होते हैं, इनमें जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब इसमें ढूंढने की कोशिश करो अपोजिट वर्ड कौन से हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम एक साथ यूनाइट होके रहते हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे से डिवाइड हो गए, जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी बैल वाली, जिसमें चार बैल दोस्त होते हैं और एक शेर उनको मारने की कोशिश करता है। तो जब तक वो यूनाइट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, शेर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही वो अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो इसमें अपोजिट वर्ड्स आए हैं लेकिन बहुत दूर दूर। एक अपोजिट वर्ड यूनाइटेड है जिसका है डिवाइडेड। देखो, यूनाइट करना और अलग कर देना बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं। स्टैंड करना, खड़े होना, और फॉल, गिर जाना, लेकिन कितना दूर है एक दूसरे से। आइडिया तो दिख रहा है आपको कि हाँ इसमें विरोधाभासी बात हो रही है, लेकिन इसमें जो ये आइडिया है ना वो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है, और इसमें यही से पता चल जाता है। देखो, सिर्फ दो वर्ड से आप आइडिया लगा सकते हो क्या कहना चाहता है, और इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस लिखती हूँ थोड़ा सा बड़ा। That's one small step for man, one giant leap for mankind.
तो ये एक सेंटेंस है। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। अगर आपको एक आदमी बनना है, मतलब नॉर्मल इंसान बनना है, तो आपको बस छोटे छोटे स्टेप ही लेकर चलना पड़ेगा। वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन अगर आपको मानवता दिखानी है तो आपके छोटे स्टेप चलने से काम नहीं चलेगा, आपको ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी। तो जायंट लीप, जो स्मॉल स्टेप है, इसका जो अपोजिट आइडिया है वो यहाँ दिया गया, कितना दूर, जायंट लीप। तो फर्क समझ में आ गया। इसमें देखो एकदम पास में रखे गए हैं और इसका मीनिंग समझने के लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आई होप अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आप इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो और हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। आप देखते हैं जैसे बोर्ड में आता है एग्जाम्पल आपने लिख लिए, आपने उनकी डेफिनेशन लिख ली। अब फाइंड आउट करने के लिए भी आता है। तो मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। पहला सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिएगा, ही इज एज बिजी एज बी। सोचिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था ये, पहचान लिया। एज और एज अब लगता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा सिमिली। तो दिस इज सिमिली। अगला, मैन प्रपोजेस। जो मैन होता है वो क्या करता है, प्रपोज करता है। और जो गॉड होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था तो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर दिस। मैन प्रपोजेस, जो मैन होता है वो प्रपोज करता है और गॉड क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। सोचिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें अपोजिट आइडियाज हैं, लेकिन क्या अपोजिट जो वर्ड्स हैं वो एक साथ रखे हुए हैं। मैन का अपोजिट है गॉड, डिस्टेंस पे है। प्रपोजेस का जो अपोजिट वर्ड है वो डिस्पोजेस, वो अलग अलग है। तो देखो अपोजिट फीलिंग तो आ रही है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद, क्योंकि दोनों जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं रखे हुए हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस। अगर मैन और गॉड एक साथ होते तो ये क्या होता, ऑक्सीमोरन होता। प्रपोजेस और डिस्पोजेस क्या होता, अगर एक साथ होते तो भी ये ऑक्सीमोरन होता, लेकिन ये अलग अलग लिखे हुए थे तो ये एंटीथेसिस है। द एंग्री क्लाउड्स, जो गुस्से वाले क्लाउड्स हैं वो मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में। तो मार्च कर रहे हैं, क्लाउड मार्च कर सकते हैं क्या, चल सकते हैं। चलने का काम तो ह्यूमन बीइंग का होता है। तो नॉन लिविंग को हम क्या कर रहे हैं, ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं जो लिविंग की होती है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये, हाँ वेरी गुड, ये है आपका पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट देखता है, आई एम फीलिंग ब्लू। मैं ब्लू फील कर रहा हूँ। अब इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो काफी अच्छा मीनिंग है। ब्लू करने का, फील करने का मतलब होता है दुखी, महसूस करना। आई एम फीलिंग सैड, इस ये बोलने की बजाय यहाँ पे क्या बोला गया, आई एम फीलिंग ब्लू। तो ब्लू फील कर रहा हूँ, तो बताओ उसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, मैं फील कर रहा हूँ ब्लू। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका मेटाफर। वेरी गुड। इसमें कंपेयर किया गया मेरी फीलिंग को किससे, एक कलर से। फीलिंग को किससे कंपेयर किया गया, कलर से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, और वो भी बिना कंपैरिजन वर्ड लगाए, मेटाफर। शी इज प्रिटी अगली, वह प्रिटी अगली है। प्रिटी का मतलब सुंदर होता है और अगली का मतलब क्या होता है, भद्दा, यानी वो बहुत ज्यादा भद्दी है। तो उसको कहने के लिए हमें क्या कहते हैं, प्रिटी अगली। तो दोनों अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में बिल्कुल एक साथ रखे हुए हैं, बीच में कोई भी एक वर्ड नहीं आया, ना कॉमा आया है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये, ऑक्सीमोरन। वेरी गुड। एक सेंटेंस में आपके सामने ही लिखती हूँ, बताना। कैमल, द कैमल is the ship of the desert। जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप कहलाता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, सोचो, कैमल शिप है डेजर्ट का। तो इसमें डायरेक्ट तुलना की गई है कैमल की शिप से, विदाउट यूजिंग ऑफ एनी कंपैरिजन वर्ड। ना तो इसमें लाइक है, ना इसमें एज है, ना इसमें सो है। फिर भी हमने कैमल को क्या बता दिया कि वो शिप है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, मेटाफर। वेरी गुड। तो हमने एक छोटा सा टेस्ट भी ले लिया, जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं मैंने दे दिया। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जितने हमने पढ़ लिए हैं, अब उसके आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी। तो फिर से डेफिनेशन देखते हैं। एपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच
इन विच, सेम वही चीजें हैं जो अभी हमने सीखी थी यहाँ तक। तो उसके बाद मेड एड्रेसिंग, अब यहाँ पे एक अलग सा वर्ड है एड्रेस करना, यानी संबोधन करना, पुकारना किसी को, ठीक है। किसको पुकारना? एब्सेंट पर्सन और थिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो अभी आपके सामने नहीं है या वो चीज जो आपके सामने नहीं है, आप उसको पुकारते हुए कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक पर्सन अभी आपके सामने नहीं है, फिर भी आप उसकी कोई बुरी चीज को सोचकर ये कह रहे हैं हाय, और उसका नाम लिया, ये तुमने क्यों किया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एड्रेस करना, ऐसे व्यक्ति को जो आपके सामने ना हो और ऐसी चीज जो आपके सामने ना हो। एड्रेस करने का मतलब संबोधन करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओ वर्ल्ड, ओ संसार, ए संसार, ए जीवन, ए समय। तो ये एक ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग थिंग है, और आप इसको ये नहीं कह सकते कि मेरे सामने ही है, एग्जैक्ट सामने है, लेकिन फिर भी आप इसको इसके नाम से बुला रहे हो, ठीक है। और एक चीज और, इसमें एक छोटी सी ट्रिक होती है कि जो आप साइन देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी साइन। तो जिस भी सेंटेंस में ये आपको साइन दिख जाए तो 101% वो फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी होती है। और बाई चांस कंफ्यूज करने के लिए कॉमा भी दे देता है, अभी मैं उसको बारे में बताऊंगी। तो पहला सेंटेंस ये हो गया, अब राम वेयर आर यू, राम तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर राम को जो संबोधित किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि राम मेरे सामने ही है। राम कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो अभी आपके सामने नहीं है, आप उसको संबोधित कर रहे हो कि तुम कहाँ हो। अब एक सेंटेंस और, ओ मिल्टन वेयर आर दाउ, ओ मिल्टन तुम कहाँ हो। अब इसमें जो ये वर्ड छिपा हुआ है दाउ, ये पुरानी ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता था, इसका मतलब होता है तुम। तो इसमें मैंने कॉमा का यूज भी किया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी को एड्रेस करते हो, किसके साथ, या तो एपोस्ट्रोफी साइन हो या ये कॉमा हो, तो वो सेंटेंस क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है एलिट्रेशन और रेपिटेशन। अब बच्चे में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिट्रेशन और रेपिटेशन में फर्क क्या होता है। तो आज हम एक साथ उनको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज। इसकी डेफिनेशन बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, शुरुआत कैसे करेंगे। एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, ठीक है, मेड रिपीटिंग लेटर्स इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर लेटर रिपीट हो रहा है, लेटर क्या होता है, एक अलग अलग अक्षर, ए बी सी, तो ऐसे कोई भी एक लेटर जो है वो रिपीट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाती हूँ, मनी मैटर्स टू मी। जो मनी है वो मेरे लिए मैटर करता है। तो उसमें कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, एम, एम और एम। तो किसी भी एक सेंटेंस में क्या होगा, जो लेटर है वो रिपीट होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पीटर picked a peck of pepper। पीटर एक पर्सन है, पी, पिक्ड उसने उठाया, अ पैक, पैक का मतलब होता है ग्रुप, किसका, पेपर्स का। पेपर्स क्या होता है, जैसे काली मिर्च होती है उसको बोलते हैं ब्लैक पेपर, तो पेपर आप बोल सकते हैं किसी भी मिर्च को, ठीक है। तो पीटर ने पिक किया अ पैक ऑफ पेपर, तो इसमें क्या क्या रिपीट हुआ, पी लेटर, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी और यहाँ भी पी, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अब देखते हैं रेपिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेपिटेशन भी ऐसे लिखोगे, रेपिटेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच मेड, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इन विच मेड रिपीटिंग लेटर्स की बजाय आपको क्या लिखना है यहाँ पे, बस वर्ड्स लिखना है। तो मेड रिपीटेशन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यहाँ पे भी आप इसको रिपीटेशन ही कर दो, ठीक है। रिपीटेशन कराया जा रहा है किसका, वर्ड्स का। यहाँ पर लेटर और यहाँ पे क्या है, वर्ड्स, ठीक है। एक सेंटेंस में जब भी आप क्या करते हो, वर्ड्स को क्या करते हो, रिपीट करते हो, तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जांपल, आई सा एंड स्माइल्ड, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। मैंने देखा और मैं मुस्कुराई, मुस्कुराई
और मुस्कुराए। तो इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? स्माइल, स्माइल और स्माइल। फर्क समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, पूरा एज इट इज पूरा वर्ड रिपीट होता है और इसमें ओनली लेटर्स रिपीट होते हैं। तो यही दोनों में फर्क होता है, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। अब चलता है बहुत ही आसान फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया पर। ये हमारी लास्ट दो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसी जोर से पढ़ते हैं एक बार। हाइपरबोल की जो डेफिनेशन है थोड़ी सी आपको ऐसे लग सकती है कि हाँ थोड़ी टफ है, लेकिन टफ नहीं है, हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो हाइपरबोल मैंने यहाँ पे डैश डैश इसलिए लगाया है क्योंकि हम अब तक सीख चुके हैं शुरुआत कैसे करनी है। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद मेल। अब इसमें क्या किया जाता है, एक्सजरेशन किया जाता है, यानी किसी भी चीज को एक्सजरेट करो, बढ़ाओ, खींचो। जैसे रबर बैंड होता है, नॉर्मल इसका साइज इतना होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़ाना हो। और ओवर स्टेटमेंट, जैसे मान लो किसी के पास एक बहुत छोटी सी पेंसिल, आप क्या कहो, हाँ तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी पेंसिल है। तो इसको क्या करा हमने, अपने स्टेटमेंट को काफी बढ़ा दिया। अब जैसे कोई पर्सन है जिसकी हाइट जो है वो 4 फीट है, तो आप क्या कहोगे, हाँ तुम तो बहुत लंबे के इतने लंबे हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट को आप क्या करो, ओवर कर दो, यानी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दो। तो ओवर स्टेटमेंट फॉर एम्फसाइज, यानी अपनी बात पर जोर डालने के लिए, किसी भी एक स्टेटमेंट के लिए। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव 1000 ब्रदर्स, मेरे पास हजारों भाई हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, हम उस जमाने में नहीं है जब महाभारत हुई थी, ठीक। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम कोई इम्पॉसिबल चीज कहते हैं, जैसे मान लो किसी का जो घर है उसमें 1 करोड़ रुपए लगे और आप फेंकने के लिए कह दो, भाई 100 करोड़ का घर है हमारा, तो ठीक है ना, इसको बोलते हैं फेंकना। बोल बोल हाइपर बोल, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। ये बहुत बच्चों में आदतें भी होती हैं, आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच मेड एक्सजरेशन एंड ओवर स्टेटमेंट फॉर एम्फसाइज ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस पर अपना जोर देने के लिए, अपनी एक बात पे जोर देने के लिए आप क्या करते हो, उसको बहुत ज्यादा ओवर स्टेटमेंट कर देते हो। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, शी वेप्ट, वह रोई, एंड फिल्ड, और उसने भर दिए 4 टब्स। वह रोई और उसने 4 टब भर दिए। बताओ ये पॉसिबल है क्या? भाई ज्यादा रो गई होगी, 1 घंटा रो ली होगी, 2 घंटे रो ली होगी, काफी आंसू भी निकल गए होंगे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो रो रो कर पूरे 4 टब भर दे? एक तो एक शायरी बनी हुई है, हमने आपकी याद में रो रो कर टब भर दिए, तो वो क्या है, ओवर स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल अभी मैंने बताया था, बेलिंडा, मैंने मेरे बताए, अब यहाँ पे एक लड़की है बेलिंडा, हैज thousands brothers। बेलिंडा के क्या है, हजारों भाई हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, हाँ उसके काफी भाई हो सकते हैं, लेकिन उसके हजारों भाई यहाँ पे बताए हैं। तो ये क्या है, हाइपरबोल। बोल बोल हाइपरबोल, बस फेंक के जाओ, लपेटे जाओ, तो ये वाली बात होती है हाइपरबोल। अब बात करते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, इसकी स्पेलिंग पे बहुत खास ध्यान रखना, पूछा जाता है, अगर आपने स्पेलिंग में हेरफेर कर दिया देन ये गलत हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे रखना, ओनोमेटोपोइया, ठीक। अब इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि सूचक, यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या हो, ध्वनि सुनाई दे, यानी कोई आवाज आए। तो ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सजेस्ट एनी साउंड, यानी कोई भी साउंड जो है वो सजेस्ट किया गया हो। जैसे पहला एग्जांपल, आई हियर, मैं सुनती हूँ, वाटर लैपिंग, पानी की कलकल की आवाज। और अगर मैं बोलूँ वाटर लैपिंग तो आप फील कर सकते हो उसको, आप ऐसा फील करोगे कि हाँ उसमें आवाज है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कुछ आवाजें होती हैं, जैसे पानी की कलकल की आवाज। तो मैं सुनती हूँ वाटर लैपिंग, इसमें आवाज है, सजेस्ट हो रही है कि इसमें कोई ना कोई साउंड है, तो ये कौन सा है, ओनोमेटोपोइया। डॉग बार्क्स, अब कुत्ते क्या है, भौंकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसे पूछा जाता है, कोई भी जानवर दे देगा और उसकी आवाज आगे होगी। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड हो जिनको अगर आप लाइव देखो तो उसमें कुछ क्या है, आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपोइया। बहुत इजी है, आप इजीली समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच का जो सेशन है
वो हमारा फिनिश होता है। आई होप आपने जो टाइम है यहाँ पे वो वेस्ट नहीं किया है, जबकि इन्वेस्ट किया होगा। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, कोई भी बुक उठाओ और उसके 2-4 एग्जाम्पल देख डालो, और सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल हैं आप उसको क्लेरिफाई कर पाओगे कि हाँ ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। डेफिनेशन तो मैंने बहुत इजी बनाई दी है, बुक की लैंग्वेज को बारो बोली, और मेरी डेफिनेशन जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और एग्जाम में लिख कर आओ। देखो फुल आउट ऑफ फुल, भूलने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसी नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।